जैसा कहते हैं कि बेटियां सबकी साझी होती हैं, माँ बाप का और परिवार का जो दुख है वो हम सब समझते हैं और इस दुख की घड़ी में हम उनके साथ खड़े हैं। और परसों रात जैसा कि आप जानते हैं वो परिवार की तरफ से एक मांग प्राप्त हुई कि इस केस की इन्वेस्टिगेशन को सीबीआई को दे दिया जाए। तो परसों रात को ये पहली मर्तबा ये डिमांड आई, जिसको तुरंत सीएम साहब ने उसको माना और ट्वीट भी किया। और कल सुबह फिर एक और डिमांड प्राप्त हुई कि इसका जो एक तीसरा पोस्टमार्टम एम्स से कराया जाए। तो उसमें भी तुरंत हमने कोऑर्डिनेट करके एम्स से कल ही, जैसा कि आप जानते हैं, तीसरा पोस्टमार्टम भी करवाया गया। और इस केस के बारे में आपको पता है कि जो पहला पोस्टमार्टम है वो भिवानी में बोर्ड के माध्यम से करवाया गया था और उसके बाद एहतियातन एक और पोस्टमार्टम पीजीआई रोहतक, जो हमारा सबसे पुराना सबसे रेप्यूटेड हॉस्पिटल है स्टेट में, तो वहाँ से सेकंड पोस्टमार्टम कराया गया। डॉक्टर्स ने कुछ सैंपल लिए और वो सैंपल्स पे उन्होंने हिदायतें दी कि कुछ टेस्ट करवाए जाएं ताकि वो ओपिनियन अपनी दे सकें। वो सारे टेस्ट हमारी फॉरेंसिक साइंस लैब जो मधुबन में और रोहतक में हैं, राष्ट्रीय स्तर की लैब्स हैं, तो उनमें वो टेस्ट करवाए गए और सोमवार को कुछ रिपोर्ट्स प्राप्त हुई। उसके बाद पीजीआई रोहतक के डायरेक्टर ने एक बोर्ड ऑफ डॉक्टर्स, जो सीनियर डॉक्टर्स हैं, उनका एक बोर्ड बनाया और वो गठित करके वो सारी रिपोर्ट्स उनके सामने रखी गई और पोस्टमार्टम की दोनों रिपोर्ट्स के आधार पे उन्होंने अपनी ओपिनियन दी। और जैसा मैंने बताया कि हमारे, और हम सब जानते हैं कि पीजीआई रोहतक में हमारा सबसे पुराना सबसे रेप्यूटेड हॉस्पिटल है, बहुत काबिल डॉक्टर हैं और हमारी जो फॉरेंसिक साइंस लैब्स हैं वो भी राष्ट्रीय स्तर की हैं और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के मुताबिक वो अपने सभी टेस्ट करते हैं। तो ये जो निर्णय हुआ सीबीआई को देने का, किसी भी तरीके से कोई उनकी, हमारे जो वैज्ञानिक हैं और जो हमारे डॉक्टर हैं, उनकी निष्ठा और काबिलियत पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है, बल्कि क्योंकि परिवार की मांग थी और ये ट्रांसपेरेंसी की एक जो कमिटमेंट है सरकार की, उसके तहत कि सब कुछ ट्रांसपेरेंटली किया जाए और जन भावना का ध्यान रखते हुए ये निर्णय लिया गया। और इसमें जैसे ही परसों रात डिमांड आई उसको तुरंत मान करके इस केस को जल्दी ही ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। उसकी एक प्रक्रिया है, वो पूरी करके ये सीबीआई को चला जाएगा। और जिन परिस्थितियों में भी ये एक प्रकरण हुआ, ये सारा घटनाक्रम, वो सारी परिस्थितियां भी इसमें निकल करके सीबीआई की जांच में सामने आ जाएंगी। तो इस सारे प्रकरण में बहुत सारे लोगों ने, काफ़ी जो इलाके के, भिवानी ज़िले के सामाजिक लोग और दूसरे लोगों ने बड़ा अच्छा इसमें एक रोल अदा किया। उन्होंने समझदारी से काम लेते हुए, जब एक स्टेज आई जब वो मॉब था जो लीडरलेस हो गया, कोई नेता नहीं था, तो उस वक्त काफ़ी लोगों ने अच्छा एक रोल प्ले किया, तो उन सबका धन्यवाद। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने, आपने देखा कि भ्रामक और एक तथ्यात्मक रूप से गलत प्रचार भी करके गैर जिम्मेदाराना एक माहौल बनाने का प्रयास किया, अराजकता का एक माहौल बनाने का प्रयास किया, कुछ सुर्खियां बटोरने के लिए कुछ शरारती तत्व, वो भी ऐसे लोग बीच में, ऐसे जब आंदोलन होते हैं आप जानते हैं कि वो आ जाते हैं, तो ऐसे लोगों के खिलाफ भी कुछ कार्रवाई की गई है। और मैंने कहा है अपने अधिकारियों को कि और ऐसे लोग जो भी हैं उनको चिन्हित करें और ये इस तरीके के लोग पूरी व्यवस्था पर एक प्रश्न चिन्ह लगाने का प्रयास करते हैं सुर्खियां बटोरने के लिए और एक अपने पॉपुलिज्म की वजह से, तो इनको चिन्हित करना ज़रूरी है और जो भी कानून के मुताबिक एक्शन ज़रूरी है इनके विरुद्ध लिया जाएगा, क्योंकि इस प्रकार के लोग पूरे लोकतंत्र पर एक तरह से प्रश्न चिन्ह लगाने का प्रयास करते हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी और हम जो, जैसा आपको पता है कि कुछ पुलिसकर्मियों पर भी एक्शन हुआ, वो किसी इन्वेस्टिगेशन की किसी कमी की वजह से नहीं हुआ, वो एक
परिवार की शुरू में ये बातें आई कि उनके साथ व्यवहार कुछ ठीक नहीं किया गया, तो उसके चलते विभागीय कार्रवाई जो हुई उसमें जो भी आगे उनको प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के हिसाब से जो हमारी प्रक्रिया है उसके हिसाब से मौका दिया जाएगा अपनी बात रखने का, और जांच आगे बढ़ेगी और जो जांच में दोषी पाया जाएगा उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। सर, ये मामले में सारा का सारा आपने देखा होगा कि जो इन्वेस्टिगेशन है पूरी की पूरी साइंटिफिक हुई अभी तक। ये सारी जो इन्वेस्टिगेशन की जो फाइंडिंग्स हैं वो दो चीज़ों पर आधारित हैं, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट और फॉरेंसिक साइंस में जो टेस्ट हुए लैब्स में उनकी रिपोर्ट्स। तो जो टेस्ट होते हैं उनका एक प्रोटोकॉल है, उस प्रोटोकॉल में हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। जो हमारे वैज्ञानिक हैं इन लैब्स के अंदर वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जो मानक हैं उनके मुताबिक अपने टेस्ट करते हैं, उनमें समय लगता है। और एक रिपोर्ट ऐसी है, आप देखिए वो अभी तक उसकी वो आ जाएगी एक रिपोर्ट, उसकी बहुत रेलिवेंस नहीं थी, पेरिफेरल थी, लेकिन उसका एक प्रोटोकॉल है। उन्होंने कहा जी 3 दिन लगेंगे। तो जैसा हम बीमार हो जाते हैं, हम लैब में टेस्ट कराते हैं तो कई बार ब्लड कल्चर और दूसरे टेस्ट होते हैं, आपको पता है, उनमें 36 घंटे 48 घंटे का समय वो बताते हैं आपको, इतना समय लगता है। तो जो फॉरेंसिक साइंस के टेस्ट हैं उसमें लैब्स के अंदर, उनमें जो समय लगा, और जब जैसे ही ये हमारी विस्रा की रिपोर्ट मंडे को मिली, सोमवार जो गया उसको मिली, मंडे को ही हमने प्रयास किया कि इनको, उसी दिन बोर्ड बन गया और बोर्ड बनकर उन्होंने ओपिनियन दे दी, जिसके बारे में आपको अवगत भी कराया गया। जो आई इसमें रिपोर्ट, उसके ऊपर भिवानी पुलिस या हरियाणा पुलिस ने क्या मतलब एफआईआर वो करी है उसमें, मतलब कि उसने सुसाइड माना है या क्या किया? तो पहले क्या एफआईआर क्या, एक तो उस टाइम तो मिसिंग ऐसा है कि ये जो एक प्रोटोकॉल है हमने अपना बनाया 2005-6 के आसपास, कि जितने भी मिसिंग पर्सन हैं उनमें हरियाणा एक ऐसा प्रांत है जहाँ पे एफआईआर की जाती है। अगर आप पूरे देश को देखें, जो एनसीआरबी जो इसको पब्लिश करती है हर साल, अगर आप उसमें वो टेबल देखेंगे तालिका, तो आप पाएंगे कि 80% केस मिसिंग पर्सन्स के हरियाणा में ही होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि पूरे देश में जो मिसिंग हुए हैं वो केवल हरियाणा में हुए हैं, होते सब जगह हैं, वहाँ पे एफआईआर नहीं होती, हम एफआईआर करते हैं। तो एफआईआर जो करते हैं वो जो धारा है उसकी 346 आईपीसी होती थी पहले, अब जो भी 127 या नए कानून में जो है 127(6), तो उसके तहत वो एफआईआर कर दी गई थी पहले ही दिन। जो हमारा प्रोटोकॉल है उसमें कोई डिले नहीं है। अब ये जो फंडिंग आई है इसमें, बोर्ड ने दी है, नौकर वालों ने दी है, भिवानी वालों ने दी है, इसके बाद पुलिस ने कुछ केस रजिस्टर किया है या ये सीबीआई ही करेगी? नहीं, केस तो हमारा पहले, देखिए एफआईआर एक ही रजिस्टर होती है एक प्रकरण में, आप जानते हैं, और उसी में अगर कोई धारा बनती है, अगर ये आता कि ये हत्या का केस है तो उसमें हत्या की धारा जुड़ जाती, लेकिन इसमें जो ओपिनियन आई वो विपरीत आई। हाँ, तो उसमें इसमें आपने ऐड किया है? अच्छा, पहले क्योंकि ये बयान आ गया था, उनके शक के आधार पे इन्होंने जो मर्डर की जो धारा है वो ऐड कर दी थी। तो उसमें अब क्योंकि निर्णय हो गया कि ये सीबीआई को केस जाएगा, तो इसके बाद अब हम कुछ नहीं करेंगे। और जो एम्स में पोस्टमार्टम कल हुआ है उसकी रिपोर्ट भी मिल जाएगी, और वो भी सैंपल वो उन्होंने लिए हैं, उन सैंपल्स को भी हम सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लैब है, हम प्रयास करेंगे कि CFSL में भेजें। तो ऐसा कि वो उन डिटेल्स में अभी जाने का कोई बहुत अभी औचित्य नहीं है कि, लेकिन हाँ वहाँ पे ये ज़रूर है कि जैसा कि आप जानते हैं, बात पहले भी आ चुकी कि सुसाइड नोट वहीं पे मिला, और जो इंसेक्टिसाइड ख़रीदने की बात है इसकी वो भी इसमें आ चुकी है, और जो जिस दुकान से ये ख़रीदा गया उनके बयान भी आ चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, पर अब ये सारी चीज़ें अब फाइल पर आ चुकी हैं, इनको एज सच हम पुलिस फाइल को ट्रांसफ़र करेंगे सीबीआई को, और इसके आगे की जो इन्वेस्टिगेशन है वो सीबीआई करेगी। बार-बार एक ही सवाल उठाया गया है सर कि जो वहाँ पर स्कूल था, जिस कॉलेज में जाने की बात कही गई थी, उस कॉलेज के बारे में कोई डिटेल्स या किसी तरह की कोई बात नहीं आई कि वहाँ पर कोई सीसीटीवी फुटेज मिली हो या इस तरह की कोई बात आई हो? क्या वास्तव में लड़की कॉलेज में गई थी? कोई इस तरह की पूछताछ में कोई बात सामने आई? सारा इंसिडेंट सर कैसे वक्त की फाइंडिंग में क्या है, तो थोड़ा भ्रम दूर हो जाएगा, बता देंगे ऐसे गई थी, ये हुआ, तो थोड़ा सा भ्रम दूर हो जाएगा। वो डिटेल्स फिर जो इन्वेस्टिगेटिंग टीम है वो बेहतर बता पाएगी, लेकिन हाँ इसमें जो ये बात आई थी कि जो पहले दिन जब वो 11 तारीख का इंसिडेंट है, और 11 तारीख को करीब 1:30 बजे के करीब जिस बस में बिटिया ये आती थी घर से रोज़,
तो वो ड्राइवर को फ़ोन करके उसने बताया कि आज मैं इस बस में नहीं जाऊंगी। और उसके बाद करीब करीब आधे घंटे के बाद वो एक वीडियो फुटेज है जिसमें वो इंसेक्टिसाइड की दुकान पर उसकी प्रेजेंस बहुत दूर से है लेकिन वो दिखाई दे रही है। और जो इंसेक्टिसाइड ख़रीदने का एक रजिस्टर मेंटेन किया जाता है दुकान में, वहाँ भी एंट्री की हुई है दुकानदार ने। और दुकानदार के फिर बयान भी आए। उन्होंने बताया कि हाँ, एक बच्ची आई थी और उसने ये परचेज़ किया। और उसके बाद की कोई उस एरिया में कोई सीसीटीवी कैमरे नहीं है, तो उसके बाद की कोई आई विटनेस अकाउंट हमारे पास नहीं है। पर उसके बाद फिर जो 13 तारीख को जब बॉडी मिली और वहाँ पे जो सबसे पहले देखा उस खेत के एक मालिक हैं, उन्होंने एक लड़का रखा हुआ है अपने, उसने सबसे पहले देखा। और उसने देखा कुछ एक जैसा बताया गया मुझे कि कुत्तों का एक झुंड था जो कहीं इकट्ठे वो जैसे किसी जानवर को खाते हैं, तो उसको शक हुआ ये उनको दौड़ाने गया तो वो कुत्ते एग्रेसिव थे। तो इन दो लोगों ने मिलकर उसको उठाया तो डेड बॉडी को इन्होंने देखा। तो सबसे पहले देखने वाले ये लोग थे, उनके भी बयान हैं। और उसके बाद से बॉडी को शिफ्ट किया गया, सीन ऑफ क्राइम की एग्जामिनेशन करा के शिफ्ट करके जो पहला पोस्टमार्टम हुआ 13 को ही, उसकी जैसी रिपोर्ट आई उसके बाद परिवार संतुष्ट नहीं था, तो इसको रोहतक पीजीआई रोहतक के अंदर सेकंड पोस्टमार्टम का निर्णय तभी लिया गया और वहाँ पे भेज करके उस पोस्टमार्टम की पूरी वीडियोग्राफी भी करवाई गई। और उसके बाद की घटनाक्रम आप सभी जानते ही हैं। बहुत क्लियर व्यू है इसमें कि ये जितने भी अपराधी हैं अब जो अपने आप को गैंगस्टर प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, इनको गैंगस्टर बनाने में एक ये जो प्रचार होता है ये बहुत बड़ा एक रोल अदा करता है। तो मेरी बहुत आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है, अपील है कि हम इनका नाम और इनके गैंग्स का नाम कभी भी प्रचारित ना करें। मैं अपने मुंह से कभी इनका नाम नहीं लेता, ना लूँगा। और ये अगर हम सब फैसला कर लें और अगर मीडिया इसमें हमारी बात, इस छोटी सी रिक्वेस्ट को मान ले, तो ये इनकी गतिविधियाँ 80% खत्म हो जाएंगी। विपक्ष लगातार ये बात जोर दे रहा है कि हरियाणा में क्राइम का ग्राफ बढ़ा है, तो डीजीपी आप क्या मानते हैं सर हरियाणा में? हाँ, ये एक ऐसा मुद्दा है जो जिसमें ये बड़ा इंटरेस्टिंग भी है। तो हमने इस पर वैसे तो हर अपराध गंभीर होता है, आप जानते हैं, और आंकड़ों से अपराध का आकलन करना कोई बहुत अच्छी बात नहीं होती। और जब बातें तुलनात्मक की जाएं तो फिर और कोई चारा भी नहीं होता। तो अगर तुलना करते हैं हम, तो वो पिछले 2 साल से तो मैं ही देख रहा हूँ, तो मैंने देखा कि हर साल हमारा 20-30% ऐसे हेड्स हैं जहाँ पे जो क्राइम अगेंस्ट वीमेन के, जैसे रेप का एक हेड है और मोलेस्टेशन है, किडनैपिंग और अबडक्शन का एक हेड होता है, डाउरी डेथ है। तो ये 3-4 हेड होते हैं क्राइम अगेंस्ट वीमेन के। एक वो जो डाउरी से रिलेटेड जो धाराएं हैं, जो हस्बैंड वाइफ वाली, वो उसको हम क्राइम अगेंस्ट घरेलू हिंसा, वो एक अलग चीज़ है, वो पारिवारिक मामले होते हैं। बाकी जितने हेड हैं उनमें पिछले साल उससे पिछले साल की जो कंपैरिजन में 20-30% की कमी आई और इस साल फिर हम 25% और नीचे हैं। तो और ये ऐसे अपराध हैं जो आप जानते हैं कि जहाँ पे रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। आज की तारीख में ये आपको भी पता है। आपको लेके क्या कहें, उसने मुंह आंकड़े क्या कहें? नशाखोरी की बात जहाँ तक करते हैं, हमने जो इसमें तो एक एक्शन प्लान बनाई और हमें ये समझ में आया कि हम गांव को एक यूनिट मान लें, गांव को और वार्ड को, शहरी क्षेत्रों में, और इनमें प्रयास करें डोर टू डोर जाके कि जो लोग नशे का शिकार हो गए इनको चिन्हित करके इनका इलाज शुरू कराएं और अगर कोई बेचता मिलता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई करें। तो इसको हमने एक पैमाने बनाए और अपने लोगों को लास्ट ईयर मैंने कहा सभी अधिकारियों को कि हम गाँवों को और वार्डों को नशा मुक्त बनाएं। सप्लाई चेन तोड़ने के लिए? जी हाँ, वो सप्लाई चेन के लिए तो जो हमारा पुलिस हर साल काम करती है, करीब 5,500 लोग हर साल गिरफ्तार होते हैं हरियाणा में। करीब 3700-3800 FIR होती हैं NDPS एक्ट में। तो ये 5,500 में करीब 1,000 लोग हैं जो कमर्शियल क्वांटिटी के केसेस में गिरफ्तार किए जाते हैं। और कमर्शियल क्वांटिटी में जो गिरफ्तार होता है NDPS एक्ट में, उसमें आपको पता है कि 2 साल से पहले जमानत नहीं होती। तो करीब इन 1000 आदमियों को जब 2 साल, एक आदमी 2000 साल की सज़ा तो आपने शुरू में दे दी। तो वो जो सप्लाई साइड के, जैसा आपने पूछा था, तो सप्लाई साइड पे तो ये कार्रवाई चल रही है कई साल से। लेकिन प्रॉब्लम को सही तरीके से अगर हल करना है, हमें डिमांड साइड को भी देखना होगा। तो डिमांड को हम कैसे कम करें, और जो लोग भी इसका प्रयोग करते हैं और इसके चंगुल में फंस चुके हैं, उनको आइडेंटिफाई करके उन परिवारों को
काउंसलिंग करके उनके साथ खड़े होकर के इन बच्चों का इलाज किसी तरीके से हम कराएं, डी एडिक्शन सेंटर तक पहुंचाएं, या ओपीडी आजकल हमारे सब अस्पतालों में है, डी एडिक्शन सेंटर्स में भी हैं, तो ओपीडी से ही काफ़ी लोगों को फर्क पड़ जाता है और कुछ लोग काउंसलिंग से भी ठीक हो जाते हैं। तो ये प्रयास हमारा चल रहा है सभी बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स में, और यहाँ पे भी दादरी में काफ़ी अच्छा काम हुआ, भिवानी में भी पीछे शुरू किया गया है। तो इसको हमने हर जिले में टीम बना रखी है जो डोर टू डोर जाएंगी, गाँवों को, एक एक गाँव को लेकर के डोर टू डोर जाके ये काम करेंगे। तो इसमें हमें कामयाबी कुछ हद तक मिली है, और हमारे अधिकारियों ने करीब 4000 से ज़्यादा गांव ऐसे हैं जो उन्होंने नशा मुक्त अपनी तरफ से घोषित किए। ज़रूरी नहीं कि वो सारे आज की तारीख में नशा मुक्त हो गए हों, पर अगर 70% भी हो गए तो वो भी एक अचीवमेंट है, और टारगेट हमारा ये है कि हम इसको 70% पे इस साल के अंत तक लेके जाएं। और जो पिछले 4000 गाँव हैं उनमें अगर कोई छूट गया, कोई ऐसा गाँव है जहाँ अभी भी बच्चे हैं जो नशा करते हैं, तो उनकी रीवेरिफिकेशन का एक मुहिम अभी पिछले 2 महीने पहले शुरू की, एक्स्ट्रा टीमें बनाई गई हैं और उनमें रीवेरीफाई कर रहे हैं, हर डोर टू डोर जा करके ये देख रहे हैं कि कोई और, कई बार क्या होता है कुछ लोग रिलैप्स कर जाते हैं, कुछ नए लोग नशा शुरू कर देते हैं, कुछ नए लोग आके नशा बेचना शुरू कर देते हैं। तो वो सारी चीज़ों का फिर से एक बार रीअसेसमेंट हो जाएगी, एक दोबारा से एफर्ट हो जाएगी, और प्रयास ये है कि हम इसको संख्या को, जो 4000 की संख्या है, इस साल के अंत तक 5000 से बढ़ा के 70% हम लेके जाएं, और बचे हुए 30% फिर अगले साल देखेंगे। एक जो मुद्दा है वो है हमारे फार्मासिस्ट, जो ये दवा की दुकानें हैं, यहाँ से कुछ ऐसी टैबलेट्स हैं, ऐसी दवाइयाँ हैं जो नशे के लिए इस्तेमाल होती हैं, और उनमें एनडीपीएस एक्ट में वो कवर नहीं होती, ये एक समस्या है। तो उनमें हमारे जो ड्रग कंट्रोल ऑफिसर्स हैं और जो स्टेट के ड्रग कंट्रोलर हैं, और जो एफडीए एक महकमा आप जानते हैं, फूड एंड ड्रग अथॉरिटी एडमिनिस्ट्रेशन, तो एफडीए के जो अधिकारी हैं उनके साथ हमारा लगातार कोऑर्डिनेशन चलता है। हम उनको यही कहते हैं कि इन केमिस्ट को आप किसी तरीके से इनको नियमित करें, इनकी जो रेगुलेशन प्रॉपर हो, जिससे ये लोग जो इस समस्या में योगदान दे रहे हैं वो उसको मिनिमाइज़ किया जा सके। तो आपके माध्यम से मैं ये भी सारे हमारे जो केमिस्ट भाई हैं उनसे ये एक अपील करना चाहूँगा कि कभी भी किसी व्यक्ति को, जो देखने से ही पता चल जाता है कि मरीज नहीं है बल्कि नशे के लिए खरीद रहा है, उसको समझ में आ जाती है बात, ये बॉडी लैंग्वेज देख के, तो उसको कभी भी कोई दवाई बिना प्रेस्क्रिप्शन के ना दें। यूपी के हरियाणा के करनाल में फेंक दिया था, कल कोई मामला आया था, उसके बाद उसको फ्लैगशिप किया गया। क्या कहेंगे सर इस तरह के? जी, जहाँ तक मुझे ध्यान है वो उसका एक लड़की का भाई का रोल आया कि वो भाई ने ही मर्डर किया उसके दोस्त के साथ मिलके। वो दोनों पकड़ दिए गए हैं, बैठे, तो वो दोनों पकड़े गए हैं। तो ये कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो परिवार के अंदर भी हो जाती हैं, तो हत्याएं और बहुत सारे ये हमारे जो बलात्कार के केसेस भी हैं, ये नॉन और परिवार के अंदर होते हैं। तो पुलिस अपना काम करती है। आप इस मौजूदा केस की बात कर रहे हैं या वो? हाँ, ये उसके रिपोर्ट में आया हुआ है, इंसेक्टिसाइड है, मोनो करके, मोनो स्प्रे, या आप पढ़ के बता दें। ऑर्गेनोफॉस्फोरस नहीं किया था, किसी ने पिलाया था, ये सारी हुआ था। अभी ये मुझे लगता है कि ये सारी डिटेल्स इसको हम सीबीआई के ऊपर छोड़ दें तो बेहतर रहेगा। जहाँ तक कन्वेंशनली इस केस का मैं नहीं बात करूँगा, लेकिन हाँ ये माना जाता है कि अगर स्ट्रगल के साइन नहीं है तो वो खुद कंजम्पशन की तरफ इशारा करती है। और ये जो डीएनए का टेस्ट होता है उसमें जो फिंगर नेल्स हैं, इनके अंदर जो हमारे डीएनए लेकर के वो टेस्ट करके वो रिपोर्ट ये कहती है कि कोई स्ट्रगल नहीं हुई। ये सारी चीज़ें अभी इन्वेस्टिगेशन में आएंगी, और इसको अभी तक जहाँ तक मुझे ध्यान है कुछ सीन ऑफ क्राइम पे कुछ वो मिली हैं डिब्बे वगैरह, पर एग्जैक्टली इससे कनेक्टेड कौन सा है ये अभी तक मिली है। इसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? सर अभी तक जो वहाँ पे मौके पे जितनी भी बॉटल्स मिली हैं उन सभी के बैच नंबर जिस दुकान से खरीदी है उसके बैच नंबर के लिए कंपनी से मैच किया जा रहा है। तो जब तक कंफर्म होगा, मतलब जैसे सर ने बताया आप लोगों को, सिंस केस हैज बीन प्रपोज्ड टू बी ट्रांसफर्ड टू सीबीआई,
तो अब ये आगे की जांच वहाँ से। एक पक्ष इसको मर्डर कहता है, एक पक्ष दूसरा पक्ष जो सुसाइड मानता है, एक तीसरा पक्ष ऐसा वो कहता है कि उसकी लिंक की भी संभव। क्या इस लिहाज से ऐसा कि वो अब निष्कर्ष पे पहुंचना, मैं आप यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस स्टेज पर कुछ भी कहना उचित नहीं है। इसको हम सीबीआई के ऊपर छोड़ें और सीबीआई का हम तुरंत केस बना के भेज रहे हैं।